मेरे प्रिय गौरव भविष्य के निर्माता होनहार छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शीतकाल में अत्यंत उष्ण स्वागत है, एक मंगल कामना के साथ कि आपको परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त हो जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ आज हार जीत पाठ का दूसरा व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। अभी आप हार जीत पाठ पर विचार विमर्श सुनेंगे। तो हार जीत पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी और फिर यह गद्य कविता है। इस पाठ में आप बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे और फिर विषयनिष्ठ। तो हम शुरू करते हैं हार जीत पाठ के बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, हार जीत पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? किसी भी पाठ का आरंभ तो इसी से होगा कि उसके रचनाकार कौन है। अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया है, हार जीत पाठ के रचनाकार का नाम अशोक वाजपेयी। हार जीत पाठ के रचनाकार का नाम अशोक वाजपेयी। यहां पर आप देख रहे हैं सी में अशोक वाजपेयी का नाम आया, तो सी इसका सही उत्तर होगा। हार जीत साहित्य की कौन सी विधा है? हार जीत साहित्य की कौन सी विधा है? यहां पर आप देख रहे हैं गद्य कविता है। यह गद्य कविता है, तो सी इसका उत्तर होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कहां हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग में हुआ। आप जानते हैं कि दुर्ग उनका ननिहाल था, ननिहाल में ही उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका जन्म स्थान दुर्ग माना जाता है। निवास स्थान दुर्ग नहीं है, निवास स्थान सागर है। लेकिन ननिहाल दुर्ग, और ननिहाल में उनकी मां थी, वहीं पर उसका जन्म हुआ, इसीलिए उनका जन्म स्थान दुर्ग माना जाता है। तो ए होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ। 16 जनवरी 1941 ईस्वी। संवत नहीं समझ जाएंगे, संवत और ईस्वी सन में 57 वर्षों का अंतर होता है, तो यहाँ पर आप ईस्वी समझेंगे। ऑप्शन आप देख रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको चुनाव करना है। तो 16 जनवरी 1941 को उनका जन्म हुआ। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माता पिता का नाम निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी की माता पिता का नाम निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। निर्मला देवी मां का नाम, परमानंद वाजपेयी पिता का नाम। यह परमानंद वाजपेयी सागर विश्वविद्यालय में कर्मचारी भी थे। अब आगे है, अशोक वाजपेयी ने किस विषय से एमए किया? तो इसका उत्तर होगा, अशोक वाजपेयी ने अंग्रेजी से एमए किया, अर्थात बी होगा। अंग्रेजी आप देख रहे हैं बी में, तो अशोक वाजपेयी ने अंग्रेजी से, इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। अशोक वाजपेयी ने कहां से एमए किया? तो उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए किया था, तो ये ए सही होगा। अशोक वाजपेयी किस प्रकार के अधिकारी थे? आप ऑप्शन में देख रहे हैं बीपीएससी, आईएएस, आईएफएस, आरपीएससी। तो ये आईएएस अधिकारी थे, कलेक्टर रैंक के थे।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। तो IAS यानी बी इसका सही उत्तर होगा। अशोक वाजपेयी कहाँ के कुलपति हुए? भागलपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। ये आपको ऑप्शन दिया गया, इसका सही उत्तर होगा बी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये कुलपति हुए, वहीं से ये सेवानिवृत्त हुए। एक चीज अतिरिक्त में जान लीजिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है, वहीं के ये प्रथम कुलपति हुए और वहीं से ये सेवानिवृत्त भी हुए। अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कौन मिला ये तो अलग बात है, वो तो सामान्य तौर पर होता ही है। कभी कभी ये होता है कि कौन नहीं मिला। इनके 2, 3, 4, 3 पुरस्कार मिलने वाले पुरस्कार का नाम दे दिया जाता है, एक अतिरिक्त दिया जाता है जिसकी पहचान आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साहित्य अकादमी, भारत रत्न, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, एक और कोई सम्मान देख लीजिए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। इसमें आप देखेंगे कि इन्हें भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। अब आगे देख लीजिए, अशोक वाजपेयी की कितनी रचनाएं प्रकाशित हैं? 3 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन, 6 दर्जन? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 3 दर्जन रचनाएं प्रकाशित हैं। वो मौलिक भी हैं, अनुदित भी हैं और फिर संपादित भी हैं। मोटे तौर पर सब मिलाकर इनकी 3 दर्जन रचनाएं प्रकाशित हैं लगभग। तत्पुरुष के लेखक का नाम क्या है? ध्यान रहे कि ये तत्पुरुष व्याकरण में बड़ा प्रचलित शब्द है। समास के तहत, समास भी व्याकरण के अंतर्गत माना जाता है, बहुवचन भी व्याकरण में माना जाता है, लेकिन इनकी रचना का भी नाम ये 3 तत्पुरुष भी है, समास भी है और बहुवचन भी है। ध्यान रखना, तत्पुरुष के लेखक का नाम क्या? व्याकरण के जो शब्द हैं उस पर लिखने वाले कवि, रचनाकार, लेखक का नाम अशोक वाजपेयी। तो इसके लेखक या रचनाकार का नाम अशोक वाजपेयी हुआ, सी का उत्तर होगा। बहुवचन के संपादक का नाम क्या? तो इसमें भी अभी तुरंत बताया गया है, उसके संपादक का नाम अशोक वाजपेयी यानी बी होगा। अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी नहीं है? यहां पर आप देख लें कि इसमें 3 रचनाएं अशोक वाजपेयी की है, एक रचना दूसरे रचनाकार की है। उत्तर में आप देख रहे हैं, कहीं नहीं वहीं, बहुरिया केला, एक पतंग अनंत में। इसमें एक रचना परिमल है। परिमल, ध्यान रहे कि निराला की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना का भी नाम है और इलाहाबाद में स्थापित एक साहित्यिक संस्था का भी नाम है। तो परिमल यहां पर दिया गया है, ये सही होगा। इनकी रचना नहीं की, तो ये तीनों तो इनकी रचना है, सिर्फ एक रचना परिमल इनकी नहीं है, तो बी सही होगा। सीढ़ियां शुरू हो गई है नामक रचना साहित्य की कौन सी विधा है? सीढ़ियां शुरू हो गई नामक रचना आलोचना है, तो ए सही होगा। पुनर्वसु के संपादक कौन हुए? तो पुनर्वसु के संपादक अशोक वाजपेयी हुए, सी इसका उत्तर होगा। कविता का जनपद के संपादक कौन हुए? तो कविता का
जनपद के संपादक अशोक वाजपेयी हुए, डी होगा इसका उत्तर। हार जीत गद्य कविता कहां से उद्धृत है? हार जीत गद्य कविता कहीं नहीं वहीं से उद्धृत है, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। इनमें से कौन सी रचना काव्य संकलन है? घास में दुबका आकाश, समय से बाहर, साहित्य विनोद, कविता का गल्प, ये जो चारों रचनाएं हैं, इसमें कविता यानी काव्य कौन है? तो आप इसमें देखेंगे घास में दुबका आकाश या कविता है, कविता संकलन है। काव्य संकलन को आप कविता संकलन भी समझें, क्योंकि इन्होंने काव्य के बदले कविता पर अधिक बल देने का प्रयास है। वैसे काव्य और कविता एक दूसरे का पर्यायवाची है, तो कविता संकलन भी यदि इसको कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इन्होंने कविता पर अधिक बल देने का प्रयास किया है। इनके मुताबिक काव्य परंपरागत है और कविता बिल्कुल नई चीज है। आगे, कवि कह गया किस प्रकार की रचना है? आलोचना, कहानी, उपन्यास, संस्मरण। यहां पर आप ध्यान रहे कि यह शीर्षक में सामान्य तौर पर छात्र भ्रम में पड़ जाते हैं। कवि कह गया, कवि कहेगा तो कविता में कहेगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन कविता का नहीं है, इसका मतलब आप ध्यान रहे कि समझ जाए कि यह कविता नहीं है। यदि कविता ऑप्शन में दिया भी जाता है तब भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और यह आलोचना है। कवि कह गया किस प्रकार की रचना है, तो यह आलोचना है। यहां तो आप थोड़ी सुविधा से पकड़ लेंगे आलोचना है, लेकिन यदि कविता ऑप्शन में देता है तो वहां पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि अधिकतर अंदाज से कविता को चिन्हित कर लेते हैं। कवि कह गया कविता में चिन्हित करते हैं, लेकिन वहां सावधान रहकर ये याद रखना है कि यह आलोचना है। उत्सव कौन मना रहा है? ऑप्शन में आप देख रहे हैं राजा, सैनिक, नागरिक, डॉक्टर। यहां नागरिकों के उत्सव मनाने की बात की गई है। नागरिक उत्सव मना रहा है। नागरिकों अर्थात सी इसका उत्तर होगा। नागरिकों को क्या पता है? नागरिकों को केवल विजय का पता है। उसे सिर्फ जानकारी दी गई है कि युद्ध में विजय, अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। तो केवल विजय अर्थात बी इसका होगा। खेत रहने वालों की सूची कैसी है? तो खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इस कविता के मुताबिक खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, अर्थात मारे जाने वाले सैनिकों की सूची अप्रकाशित है। बूढ़ा मशकबाला क्या कर रहा था? बूढ़ा मशकबाला सड़क सींच रहा था। आप देख रहे हैं कि सड़क बना रहा था, सड़क सींच रहा था, और भी काम सब दिया गया है। इसमें सही उत्तर होगा सड़क सींच रहा था। बूढ़ा मशकबाला क्या कह रहा था? बूढ़ा मशकबाला क्या कह रहा था? यहां पर देख लीजिए, हार गए हैं, जीत गए हैं, भाग गए हैं, आ गए हैं। बूढ़ा मशकबाला कह रहा था हम हार गए हैं, हारने की बात वह कह रहा था। तो इसका उत्तर ए होगा। इस तरह आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात कर ली। आपकी सुविधा के लिए यहां पर आंसर शीट भी दिया गया है, जिसके सहारे आप दिए गए वस्तुनिष्ठ का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तो उत्सव नागरिक मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। उसी खुशी में नागरिक उत्सव मना रहे हैं। उनका भव्य स्वागत करने के लिए
सड़कों को सींचा जा रहा है, सड़कों पर रोशनी का प्रबंध किया जा रहा है, शहरों को सजाया जा रहा है। इस तरह उत्सव मनाने का काम नागरिक कर रहे हैं। और मना रहे हैं क्यों? इसलिए कि युद्ध में उन्हें बताया गया है कि जीत हुई है, उसी शहर से सैनिक और विजय रथ गुजरेंगे, तो उसके स्वागत के लिए उत्सव मनाने की बात है। अब दूसरा प्रश्न है, नागरिक क्यों व्यस्त हैं? क्या उनकी व्यस्तता जायज है? नागरिक विजय उत्सव की तैयारी करने में व्यस्त हैं। सारे के सारे नागरिक विजय उत्सव मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। कोई सड़कों को साफ कर रहा है, कोई सड़क पर रोशनी का प्रबंध कर रहा है, कोई शहर को सजाने का काम कर रहा है। तो इस तरह सबके सब नागरिक व्यस्त नजर आते हैं विजय उत्सव मनाने के लिए। अब प्रश्न उठता है, क्या इस तरह का उत्सव मनाना जायज है? तो इसका उत्तर होगा कि इस तरह का उत्सव मनाना कभी जायज नहीं माना जाएगा, इसलिए कि शासक ठग कर इन्हें विजयोत्सव मनवा रहे हैं। इस तरह ठगी का शिकार बनकर नागरिक शासकों के हाथ का खिलौना बन जाए और उसके इशारे पर वह काम करता रहे, यह उचित नहीं है, जायज नहीं है। नागरिक विजयोत्सव मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं, उनकी व्यस्तता जायज नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की सच्चाई जाने बिना ही विजयोत्सव की तैयारी में व्यस्त हैं। शासक ठग कर उनसे विजयोत्सव मनवा रहा है। इस प्रकार यह ठगी का शिकार मूढ़ नागरिक का चरित्र माना जाएगा। सजग सचेत नागरिक कभी इस तरह का काम नहीं करेगा। वह जो भी काम करेगा पूरी तरह सोच समझ कर करेगा, पूरी जानकारी प्राप्त कर करेगा। आगे है, किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? अब यहां पर जो प्रश्न है उसका उत्तर आप यहां पर देखें। सही मायने में विजय न सेना की हुई और न नागरिकों की, दोनों में से किसी की विजय नहीं। कहा तो गया कि नागरिक की विजय, क्योंकि उनकी सेना है, उनके विजय रथ हैं, लेकिन वास्तव में नागरिक की जीत नहीं हुई और न सैनिकों की जीत हुई। यदि जीत होने की ही बात है तो शासक की जीत हुई है। सही मायने में विजय न सेना की हुई और न नागरिकों की। विजय का श्रेय तो शासक को मिलता है। शासक वर्ग अपने अहंग की तुष्टि के लिए युद्ध करता है, उसमें सैनिकों को झोंक दिया जाता है, राजकोष का धन पानी की तरह बहाया जाता है। तो इस तरह आपने देखा सैनिकों की जीवन की तबाही होती है युद्ध में। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, खर्च किया जाता है। इसमें सैनिक परेशान हुए, नागरिक परेशान हुए, क्योंकि उनका धन खर्च किया गया सिर्फ शासक के अहंग की तुष्टि के लिए। तो जीत का श्रेय तो सारा का सारा प्राप्त कर लेता है शासक, तो जीत हुई शासक की। इस प्रकार युद्ध में दोनों में से किसी की जीत नहीं होती है। विजय यदि होती है तो शासक की है। इस तरह आपने देख लिया कि न सैनिक की जीत हुई और न नागरिक की जीत हुई। आगे है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को विजय उत्सव की तैयारी के लिए सींचा जा रहा है। इसी को हमने व्यवस्थित रूप से लिख दिया है। विजयोत्सव की तैयारी में सड़कों को सींचा जा रहा है। सेना और शासक का रथ विजय प्राप्त कर उन्हीं सड़कों से गुजरेंगे। उन्हें धूल धुआं न लगे, उन पर गंदगी न पड़े, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। अगला है,
बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है। बूढ़ा मशक वाला कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए, गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। वह ऐसा इसलिए कह रहा है कि आम नागरिक फिर शोषक अहंकारी शासक के छल का शिकार हो गया। कई बार हुआ, इस बार भी हो गया। युद्ध के नाम पर उनके राजकोष को लूटा गया है। सैनिक इस शासक की क्रूरता के कारण तबाह हुए हैं, मारे गए हैं। उन्हें युद्ध के एवज में सिर्फ तबाही और मौत मिली है। इस प्रकार हमारी हार हुई है। इस हार को छिपाने के लिए शासक उत्सव मना रहा है, जनता को सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। इस तरह आपने देख लिया कि बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है। और बाद में अगला प्रश्न है, बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है, उसे जिम्मेदारी मिलती तो क्या होता। बूढ़ा मशक वाला सच बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है। यदि उसे सच दर्ज करने की जिम्मेदारी होती तो नागरिकों में एक नई चेतना का संचार होता, नागरिकों की सोच बदल जाती, अपने शासक को देखने का नजरिया अलग कुछ हो जाता, एक नई चेतना का संचार होता। नागरिक काफी सजग सचेत हो जाते, उन्हें कोई छलकर अपने शोषण का शिकार नहीं बनाता। नागरिक जान जाते कि यह उत्सव जीत का नहीं हार का मनाया जा रहा है। सेना जीत कर नहीं हार कर लौट रही है। यह बूढ़ा वास्तव में सजग सचेत जिम्मेदार नागरिक का प्रतीक है। यदि देश समाज में ऐसे नागरिकों को महत्व दिया जाए तो देश का स्वरूप ही बदल जाएगा। उसे कोई शासक भ्रम में डालकर ठग नहीं सकेगा। देश अमन चैन की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस तरह आपने देखा कि यह बूढ़ा आम सजग सचेत नागरिक का प्रतीक है, काफी समझदार नागरिक का प्रतीक है। यदि इसे मौका दिया जाए सच बोलने का, लोग उसके सच को सुने, उसके सच को समझे, तो देश का स्वरूप ही कुछ और हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा ऐसा कुछ वातावरण पैदा कर दिया गया है जिसमें समझदार नागरिक आज दरकिनार है, एकदम अपने आप को हाशिए पर समझ रहा है। वह सड़क सींचने का काम कर रहा है, वह बहुत छोटा छोटा काम में लगा हुआ है। तो इस तरह उसे सच बोलने का अवकाश नहीं है। यदि वह सब बोलता भी है तो उसके सच को कोई महत्व नहीं देता है। यदि उसे महत्व दिया जाए तो देश समाज का स्वरूप ही कुछ और हो जाएगा। आगे है, जिन पर हैं वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं का तात्पर्य क्या है। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रपंची सरकार, प्रपंची शासक की छद्म नीति पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रपंची शासक के प्रपंच पर प्रहार किया गया है। यहाँ राजनीतिक झूठ का पर्दाफाश किया गया है। यह अहंकारी शासक अपनी हार को जीत के रूप में प्रचारित करता है, प्रजा को भ्रम में रखता है। ये शासक प्रजा को ठगने के लिए हार को भी जीत के जश्न में बदल देते हैं। प्रजा को यह समझा दिया जाता है कि हमारा शासक बड़ा शक्तिमान है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। प्रजा शासक का भक्त बनी रह जाती है। इस तरह आपने देखा कि इस पाठ में लेखक ने
प्रपंची शासक के प्रपंच पर प्रहार किया है, कवि ने प्रपंच पर प्रहार किया है। यदि हम इसको कवि कहें तब भी ठीक है, क्योंकि यह गद्य कविता है, लेखक भी कह देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो प्रपंची शासक के प्रपंच पर गहरी चोट की गई है और जनता को सजग सचेत किया गया है कि समय रहते आप सचेत होइए, नहीं तो ये शासक अपनी छद्म नीति का शिकार बनाकर आपको झूठ को सच और सच को झूठ करके दिखाएगा और उसमें आपको उलझाते रहेगा और इस उलझन में आप भी बर्बाद होंगे, आपका देश भी बर्बाद होगा। इसीलिए समझदारी से आप काम लेंगे। तो इस तरह यह पाठ आपका पूरा हो गया, यानी हार जीत पाठ का दूसरा व्याख्यान पूर्ण हुआ। इस पाठ को आशा है आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, परीक्षा में आप अधिकतम सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसी श्रेष्ठ कामना के साथ आप लोगों को धन्यवाद। पुनः हम दूसरे व्याख्यान में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा होते हैं। धन्यवाद।